नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में बात करेंगे सोरियासिस के बारे में। इस विषय पर वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत सारी कमेंट्स मिली थी, तो ये वीडियो खास आपके लिए है। अब देखिए, सोरियासिस एक बहुत ही क्रॉनिक स्किन डिसीज है, एक चर्म रोग है। मॉडर्न साइंस के अनुसार इसे ऑटो इम्यून माना जाता है, यानी आपका खुद का शरीर ही आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ काम कर रहा है। पर आयुर्वेद के ग्रंथों में क्या बताया हुआ है, तो सोरियासिस के बनने के पीछे कौन से कारण है, कारण पता रहेंगे तभी तो निवारण कर पाएंगे, नहीं तो जो भी औषधियां है, स्टेरॉइड्स, क्रीम यही लगाएंगे तो रोग मुक्त कैसे होंगे। आयुर्वेद में किस तरह की चिकित्सा बताई हुई है जिससे शरीर का अंदर से शुद्धिकरण हो, ब्लड प्यूरिफिकेशन हो, वात पित्त कफ इन दोषों का समतोल हो, त्वचा का हीलिंग हो, त्वचा का जो कलर है, कॉम्प्लेक्शन है, उसको नॉर्मल करने के लिए, यहाँ तक कि सोरियासिस के प्रिवेंशन के लिए भी कौन सी चिकित्सा लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार सोरियासिस से परेशान है तो उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। आज के वीडियो में जो भी जानकारी हम देखेंगे तो उसका रेफरेंस है अष्टांग हृदय इस ग्रंथ का कुष्ठ चिकित्सा अध्याय और चरक संहिता इस ग्रंथ का कुष्ठ निदान और कुष्ठ चिकित्सितम अध्याय। आयुर्वेद में कहा गया है कुष्णाति इति कुष्ठम, यानी जिस विकार में शरीर की त्वचा दूषित हो जाए, खराब हो जाए, उस विकार को कुष्ठ कहा जाता है। इसके 18 प्रकार आयुर्वेद में दिए हुए हैं। तो इसमें से किटिप कुष्ठ और एक कुष्ठ, इसके जो लक्षण यानी इसके जो सिम्टम्स है वो सोरियासिस से काफी मिलते जुलते, काफी सिमिलर है। आयुर्वेद में किसी भी बीमारी की जो सबसे पहली चिकित्सा दी हुई है वो है निदान परिवर्जन, यानी बीमारी के कारण को दूर करना। तो त्वचा विकारों का सबसे पहला जो कारण है वो है विरोधी अन्नपानानि, यानी विरुद्ध आहार का सेवन, इनकॉम्पेटिबल फूड। आज के समय में हम जाने अनजाने में ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रेगुलरली कर रहे हैं। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं, दूध वाली चाय है और उसके साथ आपने कोई भी नमकीन नाश्ता किया या जिसमें भी नमक है, ऐसी कोई भी चीज का आपने सेवन किया, पराठा है, खाकरा, ऐसी कोई भी चीज अगर आप लेते हैं तो ये विरुद्ध आहार है। दूध के साथ फलों का सेवन, मिल्क शेक से भी विरुद्ध है। अब देखिए, एक दिन में इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप बार बार इस तरह की चीजों का सेवन करते हैं या फिर रेगुलरली लेते हैं, लॉन्ग टर्म में लेते हैं, तो आपको इससे नुकसान जरूर दिखने वाले हैं। तो विरोधी अन्नपानानि ये त्वचा विकारों का सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण है द्रव स्निग्ध गुरुनीच। द्रव यानी एक्सेसिव लिक्विड फॉर्म में आप कोई भी चीज लो, जैसे प्यास से ज्यादा पानी पीना, दूध का सेवन ज्यादा, जूसेस ज्यादा, सूप ज्यादा, तो कोई भी अगर द्रव आहार एक्सेसिवली अगर आप ले रहे हैं। दूसरा है स्निग्ध, यानी जिसमें भी स्निग्धता है, जैसे फ्राइड चीजें हैं जिसमें चिकनापन है, तो अगर इनको भी ज्यादा मात्रा में लिया तो ये भी त्वचा विकारों का कारण बनेंगी। तीसरा है गुरु आहार, यानी पचने में भारी, हेवी टू डाइजेस्ट फूड, जैसे उड़द की दाल बार बार लेना, तिल का ज्यादा सेवन करना, गुड़ का ज्यादा सेवन करना। तो इस तरह की सभी चीजें, जैसे दही वगैरह है, अगर आप रोज दही खा रहे हैं तो इनसे भी त्वचा विकार जरूर दिखाई देंगे। अब देखिए, जब भी आप इस तरह का आहार लेंगे तो इससे आपका जठराग्नि मंद होगा, शरीर में आमदोष बनेगा, जिसे आयुर्वेद में गर्विष के समान यानी स्लो पॉइजन के समान बताया हुआ है, और फिर उसके कारण त्वचा विकार दिखाई देंगे। तीसरा कारण है शीतोष्ण आहार, यानी गर्म और ठंडी चीजें साथ में मिला के खाना, या फिर आप अगर बहुत धूप में जाके अभी अभी आए हैं तो आने के तुरंत बाद ठंडा ठंडा पानी पीना। उसके अलावा इंडाइजेशन यानी अजीर्ण की अवस्था में भी भोजन करना, भोजन करके यानी स्पेशली बहुत ज्यादा हेवी भोजन करके तुरंत व्यायाम करना, मल मूत्र उल्टी इन वेगों को रोकना, दिन में सोना, इस तरह के सभी जो कारण है उनसे क्या होगा, तो अग्निमंद होगा, शरीर में वात पित्त कफ ये तीनों दोष दूषित होंगे, यानी ये दोष बिगड़ेंगे, और फिर इसके कारण त्वचा, रक्त धातु, मांस धातु और लसिका यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये सभी दूषित होके त्वचा विकार बनेंगे और ये पूरे शरीर में तकलीफ आपको उत्पन्न कर सकते हैं। इस तरह की संप्राप्ति यानी जो पैथोफिजियोलॉजी है ये आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई हुई है। सोरियासिस में जेनेटिक फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर माँ बाप को सोरियासिस है तो उनके बच्चों को भी सोरियासिस की तकलीफ होने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ तक कि इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, बहुत ज्यादा चिंता करना, तो इनसे भी त्वचा विकार हमेशा बढ़ते ही है। ये मॉडर्न साइंस में भी सिद्ध हुआ है और आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इस तरह का वर्णन हमें मिलता है।
आयुर्वेद के ग्रंथों में जो त्वचा विकारों के लक्षण यानी इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं, ये वात पित्त कफ इन दोषों की प्रधानता के अनुसार यानी इनके डोमिनेंस के अनुसार बताए हुए हैं। जैसे अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है तो वात के कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तो त्वचा में बहुत ज्यादा रूखापन यानी बहुत ज्यादा ड्राइनेस आना, शरीर का सूखना, त्वचा में बहुत ज्यादा खुरदरापन होना, त्वचा का सिकुड़ना, त्वचा का काला पड़ना, इस तरह के लक्षण वात की प्रधानता के कारण दिखाई देंगे। अगर पित्त ज्यादा बढ़ा है तो त्वचा में बहुत ज्यादा जलन होना, वहां पे रेडनेस आना, स्राव होना, स्राव में दुर्गंधि रहना, इस तरह के लक्षण दिखेंगे। कफ के बढ़ने के कारण वहां पे ठंडापन महसूस होना, खुजली ज्यादा आना, भारीपन, चिपचिपापन, इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, सोरियासिस में नई त्वचा बनने का जो नॉर्मल स्पीड है ये कई गुना बढ़ जाता है। त्वचा की परत जल्दी जल्दी आने लगती है और फिर इसी के कारण फ्लेकीनेस, स्केली पैचेस, वहां पे रैश, इचिंग, रेडनेस, स्वेलिंग, इन्फेक्शन जल्दी होना, या फिर जब बहुत लंबा ये बन जाता है तब सोरियाटिक अर्थराइटिस, जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, इस तरह के भी लक्षण दिखेंगे। और फिर इसके कारण भी इमोशनल डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, स्ट्रेस, एंजाइटी, कॉन्फिडेंस कम होना, इस तरह के सारे लक्षण सोरियासिस के कारण धीरे धीरे दिखाई देंगे। चलिए जानते हैं कि आयुर्वेद के ग्रंथों में त्वचा विकारों का कौन सा चिकित्सा सूत्र दिया हुआ है यानी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें दोषों की प्रधानता के अनुसार चिकित्सा बताई हुई है। अगर किसी के शरीर में वात दोष की प्रधानता है तो उसमें घृतपान का यानी घी लेने का वर्णन मिलता है। तो औषधियों से सिद्ध घी का प्रयोग आपने करना है यानी मेडिकेटेड घी लेना है। अगर कफ की प्रधानता है तो उसमें वमन करने के लिए बताया हुआ है। वमन क्या है? तो ये पंचकर्म है यानी शरीर की शुद्धि की जाती है। इसमें उल्टी के द्वारा इन दोषों को निकाला जाता है। जब शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तब विरेचन और रक्त मोक्षण बताया हुआ है। विरेचन यानी औषधियां देके जुलाब के द्वारा इस बढ़े हुए पित्त को शरीर से निकाला जाता है। रक्त मोक्षण यानी दूषित खून को निकाला जाता है। अब ये जो पंचकर्म यानी शोधन चिकित्सा है ये करना जरूरी क्यों है? तो देखिए, अगर आप सिर्फ दवाइयां डाल रहे हैं और आपके शरीर में दोष बहुत ज्यादा बिगड़े हैं तो दवाइयां डालने से क्या होगा? कुछ दिनों के लिए तो आपको आराम मिल सकता है, पर ये बार बार ये रिकरेंस आपको बार बार दिखाई देंगे तो आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। उल्टा अगर आप पंचकर्म के द्वारा इन बढ़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं और जो बचे हुए दोष है उनके लिए औषधियों का प्रयोग करते हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। ये रिकरेंसेस को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंशन के लिए भी बहुत अच्छे से मदद करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी है उनके लिए नस्य, शिरोधारा, ये जो क्रियाएं है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सभी तरह के त्वचा विकारों में जो कड़वे स्वाद की औषधियां और आहार ये फायदेमंद है। कड़वे स्वाद को आयुर्वेद में तिक्त रस कहा जाता है। तो तिक्तघृत या महातिक्तघृत का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कैसे ले? तो 1 चम्मच घी अपने गर्म या गुनगुने पानी में मिला के इसे सुबह अपने एम्प्टी स्टमक यानी खाली पेट लेना है। महातिक्तघृत में कुटकी, हरड़, बेहड़ा, आंवला, गिलोय, नीम, इसमें हल्दी, दारू हल्दी, इंद्रजौ, नागरमोथा, इस तरह की बहुत सारी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियों का समावेश है। आपके लिए इसका डोज, इसका ड्यूरेशन कितना लेना चाहिए इसके लिए भी आप आपके नजदीकी आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह जरूर ले सकते हैं। शरीर में कड़वा रस डालने का एक बहुत ही आसान तरीका है, वो है नीम के दातून का प्रयोग करना। तो अगर आप हफ्ते में 2 बार 3 बार नीम के दातून का प्रयोग करते हैं तो अपने से ही ये कड़वा स्वाद शरीर में जाएगा। इसके अलावा नहाने के पानी में नीम के पत्तों को हल्का सा क्रश करके आप नहाने के पानी में डाल सकते हैं, या नीम के पत्तों का काढ़ा बना के वो काढ़ा भी आप नहाने के पानी में डाल सकते हैं। तो लोकली भी इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। कड़वी सब्जियों को भी आप आपके खान पान में जरूर रख सकते हैं, जैसे कि करेले की सब्जी, तो घी में इसे पका के आप जरूर खाएं। अब देखिए, जो भी कड़वे स्वाद की चीजें हैं ये शरीर में वात को बढ़ाती है, तो इसीलिए घी का प्रयोग साथ में बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि स्निग्धता बनी रहे, वात दोष ना बिगड़े। जब त्वचा में बहुत ज्यादा जलन, रेडनेस है, शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, तब आप कौन सी औषधियां ले सकते हैं? तो इसमें सबसे पहली है मुलेठी। मुलेठी वात और पित्त का शमन बहुत अच्छे से करती है। इसमें स्निग्धता है। मुलेठी का चूर्ण लगभग आधा चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के आधा 1 घंटा पहले तो भी आप इसे ले, यहाँ तक कि आप इसे खाली पेट भी ले सकते हैं। दूसरी औषधि है कामदुधारस। तो कामदुधारस की टैबलेट मिल जाती है, 1 से 2 गोली दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। तीसरी जो औषधि है वो है अभिपत्तिकर चूर्ण। तो अभिपत्तिकर चूर्ण रात को सोने के पहले आप 1 चम्मच ले, ताकि शरीर में ये जो पित्त दोष बढ़ा हुआ है वो मल के द्वारा आसानी से शरीर से बाहर निकल जाए। अगर आपको बहुत ज्यादा जोड़ों में दर्द रहता है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, तो फिर ऐसे में
दशमूल का काढ़ा, दशमूलारिष्ट, महारासनादि काढ़ा, इनमें से किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इनकी मात्रा है 15 से 20 ml। दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी के साथ मिला के आपने लेना है। इसी के साथ जो पंचतिक्त गुग्गुल है उसकी भी 2-2 टैबलेट दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। अब देखिए ये जो मेडिसिन है ये सेफली आप ले सकते हैं, पर अपने लिए सही मेडिसिन चुनने के लिए आप आयुर्वेदिक कंसल्टेंट की सलाह भी जरूर ले सकते हैं। जिन लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज्यादा है और इसके कारण उनका सोरियासिस बढ़ जाता है, उनके लिए मन को शांत करने वाली औषधियां लेना भी जरूरी है। तो सोने के पहले ब्राह्मी वटी या ब्राह्मी की टैबलेट आप 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं, या फिर जटामांसी का फांट आप सेवन करें। तो गर्म पानी में जटामांसी को उसके छोटे छोटे टुकड़े बना के या फिर जटामांसी का चूर्ण लगभग 1/4 चम्मच डाल के उस पानी को आप ढक के 2-3 घंटे रख दें और सोने के पहले इसे छान के आपने पीना है। इससे भी मन शांत होने के लिए, नींद अच्छी आने के लिए आपको मदद मिलेगी। इसी के साथ नस्य के लिए आप पंचगव्य घृत का प्रयोग कर सकते हैं या अनु तेल डाल सकते हैं, तो नींद भी अच्छी रहेगी, मन शांत होगा और फिर इनडायरेक्टली त्वचा विकारों को कम करने के लिए, सोरियासिस को कम करने के लिए आपको मदद मिलेगी। बीमारी ठीक होने के बाद भी बीमारी का रिकरेंस फिर से ना हो, शरीर की इम्यूनिटी अच्छी रहे, इसके लिए आप रसायन औषधियों का सेवन भी जरूर कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो रसायन है वो है जैसे कि आंवला है, आंवले से बना च्यवनप्राश आप ले सकते हैं। यहाँ तक कि रसायन चूर्ण जिसमें गिलोय, गोखरू और आंवला ये 3 औषधियां है, उसका सेवन भी रेगुलरली आप कर सकते हैं ताकि ये इम्यूनिटी ओवरऑल अच्छी रहे और आप सभी बीमारियों से खुद का बचाव कर सके। रसायन चूर्ण के बारे में हमने पहले ही डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो भी आप जरूर देख सकते हैं। सोरियासिस में जो पैचेस है उस पर लगाने के लिए आप कौन से तेलों का या औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, तो इसमें देखिए अगर कफ और पित्त की प्रधानता है, बहुत ज्यादा खुजली है और जलन भी हो रही है, तो वहां पे आप नीम का तेल लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है, रूखापन है, त्वचा में कालापन आ रहा है, कफ और वहां तो दोष बिगड़ा हुआ है, तो कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल आप वहां पे लगा सकते हैं। जब पित्त की प्रधानता है, वहां पे बहुत ज्यादा जलन या गर्मी है, तब शतधौत घृत का प्रयोग आपने करना है। शतधौत घृत यानी 100 बार धोया हुआ घी पित्त को कम करने के लिए बहुत अच्छा घृत है। यहाँ तक कि रक्त चंदन, मुलेठी, इनसे सिद्ध किया हुआ घृत भी यानी घी भी लगाने के लिए, इनका लेप लगाने के से भी जो सोरियासिस के ये पित्त दोष के प्रधानता से होने वाले जो पैचेस है उसको कम करने के लिए भी बहुत अच्छे से मदद मिलती है। जिन लोगों के शरीर में त्वचा का बहुत ज्यादा मोटा सा लेयर बन गया है, कफ दोष की अधिकता है, उनके लिए मरीचादि तेल या महामरीचादि तेल इनका प्रयोग भी फायदेमंद है। अब देखिए इस वीडियो में जो भी हम बता रहे हैं ये एक जनरल गाइडेंस है, पर आपकी प्रकृति, आपकी विकृति, बीमारी का स्वरूप, बीमारी कितनी क्रॉनिक है, इन सबको देख के भी चिकित्सा या औषधियों का प्रयोग अलग अलग करना जरूरी रहता है। चलिए जानते हैं कि सोरियासिस में खान-पान से संबंधित कौन सी चीजों का परहेज आपने करना है। सबसे पहले तो सोरियासिस के बनने के जो कारण हमने देखे, उन चीजों को आपने अवॉइड करना है। दूसरा है अम्ल, लवण, कटु रस युक्त आहार। अम्ल यानी बहुत खट्टी चीज है, लवण यानी बहुत ज्यादा नमकीन चीज है और कटु यानी बहुत तीखी चीज है, इनको आपने अवॉइड करना है। पर अम्ल रस में जैसे कि आंवले का सेवन आप कर सकते हैं या फिर मीठा अनार है उसको भी आप खा सकते हैं। लवण स्वाद के लिए आप जैसे सेंधा नमक का प्रयोग करना आपके लिए सही रहेगा। दूध, दही, तिल का सेवन, उड़द की दाल का सेवन, इसे आपने वर्जित करना है, यानी इसको आपने अवॉइड करना है। मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल आप ले सकते हैं। जौ का सेवन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। गेहूं का सेवन भी आप कर सकते हैं। तिक्त शाक यानी कड़वे स्वाद की जो सब्जियां है उनका सेवन जरूर करें। इसके अलावा त्रिफला का सेवन यानी हरड़, बेहड़ा, आंवला, इसका भी खान पान में आप सेवन जरूर करें। लघु यानी पचने में जो भी आहार हल्का है, आप बहुत इजीली उसे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं, ऐसी सभी चीजें आप आपके खान पान में रख सकते हैं। आयुर्वेद में त्वचा विकारों को कम करने के लिए धार्मिक उपचारों का भी बहुत ज्यादा महत्व दिया हुआ है। सबसे पहला है व्रत, उसके अलावा दम यानी बाह्य वृत्तियों का निग्रह करना, उसके अलावा तप, दान, गुरुजनों का आदर करना, इष्ट देवता का पूजन करना, सभी प्राणियों के साथ मित्रता रखना। अब देखिए इन सब से क्या होगा, तो मन शांत होगा और फिर आपका त्वचा विकार भी कम होने के लिए आपको मदद मिलेगी। उल्टा अगर आप इन चीजों को नहीं करते, आपके मन में बहुत ज्यादा चिंता, तनाव है, तो इससे उल्टा बीमारियां बढ़ती है। कहा गया है विषादो रोग वर्धनानाम श्रेष्ठ, यानी बीमारी की चिंता, बीमारी का डर आपके बीमारी को जरूर ही बढ़ा सकता है। तो इसीलिए धार्मिक उपचारों का भी अपना महत्व है। तो आज के वीडियो में हमने सोरियासिस का पूरा शास्त्रीय आयुर्वेदिक रिव्यू जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद जरूर करेगा।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।